यह बताया है कि अचल संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता। अचल संपत्ति क्या है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है एसएम लॉ क्लासेस में। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। अचल या स्थावर संपत्ति। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कहां पर प्रोविजन किया गया है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में अचल संपत्ति को बताया गया है कि अचल संपत्ति क्या होती है। जब हम इस धारा को देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घासें नहीं आती हैं, और घास नहीं आती है। जब हम इस परिभाषा को देखते हैं तो इस परिभाषा को देखने के बाद मालूम होता है कि यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है, और साथ ही साथ इस परिभाषा को देखने से प्रतीत होता है कि सेक्शन 3 में जो अचल संपत्ति को बताया गया है, इसमें सिर्फ यह बताया है कि अचल संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता। अचल संपत्ति क्या है? अचल संपत्ति क्या है, यह इस परिभाषा से स्पष्ट नहीं होता। इसलिए अचल संपत्ति के अर्थ को जानने के लिए हमें टीपीए के सेक्शन 3 के साथ जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 26 को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो टीपीए की सेक्शन 3 में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा दी गई है, अचल संपत्ति की जो परिभाषा दी गई है, यह परिभाषा अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसलिए अचल संपत्ति को समझने के लिए हमें जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 26 को टीपीए के सेक्शन 3 के साथ मिलाकर जो है पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का पता चलेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। जब हम टीपीए के सेक्शन 3 के साथ जनरल क्लोजेज एक्ट के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 26 को मिलाते हैं तो इसके बाद हमें पता चलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। क्या क्या चीज आती हैं? भूमि, भूमि से होने वाले फायदे, भूमि से होने वाले फायदे, भूमि से संलग्न चीजें, भूमि से संलग्न वस्तुएं। यानी कि जब हमने सेक्शन 3 के साथ जनरल क्लोजेज एक्ट के सेक्शन 26 को मिलाया तो इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे सामने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा आई तो हमें यह पता चला कि अचल संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो अचल संपत्ति के अंतर्गत भूमि, भूमि से होने वाले फायदे और भूमि से संलग्न वस्तुएं आती हैं। अब यहीं पर यह तो हमें पता चल गया कि अचल संपत्ति के अंतर्गत भूमि, भूमि से होने वाले फायदे और भूमि से संलग्न चीजें आती हैं। तो अब सबसे पहले
हमें यह समझना पड़ेगा कि भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है। भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या चीज भूमि है। याद रखना, भूमि के अंतर्गत भूमि के कण, भूमि की ऊपरी सतह, मिट्टी, नीचे की मिट्टी, खान, खनिज, जमीन के नीचे बहता पानी, जमीन के ऊपर गड्ढे में जमा हुआ पानी, तालाब, झील, नदियां, सागर, ये सारी चीजें जो हैं भूमि के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ याद रखना, जितनी ये नदियां, झील, तालाब, सागर हैं, इनके अंतर्गत रहने, इनके अंदर रहने वाले जीव जंतु, मछलियां, ये भी क्या हैं, भूमि के अंतर्गत ही आती हैं। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे कि जब तक ये भूमि के अंदर हैं, ये स्थावर संपत्ति है। तो मैंने पहले ये बताया कि भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है। दूसरा हमने देखा था कि अचल संपत्ति के अंतर्गत और क्या आता है, भूमि से होने वाले फायदे। भूमि से होने वाले लाभ या भूमि से होने वाले फायदे। भूमि से होने वाले जितने भी फायदे हैं, इनको भी अचल संपत्ति माना गया है। अब भूमि से होने वाले फायदे कौन कौन से हैं? जैसे मकान का किराया, दुकान का किराया, या इसी तरीके से अगर जो भूमि को पट्टे वगैरह पे दी है तो उससे जो आने वाला फायदा है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये भूमि से होने वाले फायदे हैं। मकान वगैरह से जो किराया आता है, ये भी अचल संपत्ति है, और अगर जो इसका ट्रांसफर किया जाएगा तो इसका भी रजिस्ट्रेशन जो है कराना पड़ेगा। और तीसरी चीज क्या आएगी? तीसरी चीज आएगी कि भूमि से संलग्न वस्तुएं। भूमि से संलग्न वस्तुएं। भूमि से संलग्न वस्तुओं से तात्पर्य है कि ऐसी वस्तुएं जो भूमि से जुड़ी हुई हों। तो जो वस्तुएं भूमि से जुड़ी हुई हैं, उनको भी अचल संपत्ति माना जाता है। और जनरली 3 तरह से वस्तुएं भूमि से जुड़ी हुई होती हैं। नंबर 1, भूमि में गड़ी हुई वस्तुएं। यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जो भूमि के अंदर गड़ी हुई हो, जैसे मकान की दीवार, इलेक्ट्रिसिटी का अगर जो कोई पोल है वो जो है जमीन के अंदर होता है, जानवरों को बांधने का खूंटा वो जमीन के अंदर होता है। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसी चीज जो जमीन के अंदर गड़ी हुई है वो क्या है, अचल संपत्ति है। और दूसरा है गड़ी हुई वस्तुओं से, गड़ी हुई वस्तुओं से जुड़ी हुई वस्तु। यानी कि अगर जो कोई वस्तु ऐसी है जो जमीन में गड़ी हुई है, उस जमीन में गड़ी हुई वस्तुओं के साथ जितनी भी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, जो वस्तुएं भूमि में गड़ी हुई हैं और गड़ी हुई वस्तुओं के साथ जितनी भी जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, वो अचल संपत्ति हैं। जैसे एक मकान, मकान के साथ पंखा लगा हुआ है, मकान में दरवाजे लगे हुए हैं, मकान के अंदर विंडोज, खिड़कीज वगैरह लगी हुई हैं, तो ये सारी क्या है, ये भी अचल संपत्ति है। और इसी तरीके से ऐसी वस्तुएं जिनकी जड़ जमीन में हो, यानी कि जो जड़ के कारण जमीन से लगी हुई वस्तुएं, जड़ के कारण जमीन से जुड़ी हुई वस्तुएं, यानी कि ऐसी वस्तु जो जड़ की वजह से जमीन से जुड़ी हुई हैं, या ऐसी कोई भी वस्तुएं जिनकी जड़ें जो हैं वो जमीन के अंदर हैं, वो भी क्या है, अचल संपत्ति है। लेकिन ये जो जड़ के कारण जमीन में जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, इसका ये अपवाद है 3। नंबर 1, खड़ा काष्ठ। नंबर 2, उगती फसलें। और नंबर 3, घास। इनकी जड़ जमीन से लगी हुई है, लेकिन इनको फिर भी अचल संपत्ति नहीं माना। और इनको अचल संपत्ति क्यों नहीं माना, यह हम समझने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहली चीज हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये खड़ा काष्ठ है क्या। तो याद रखना, खड़े काष्ठ से तात्पर्य ऐसे किसी भी हरे पेड़ से है जिसका भविष्य में काटने का इरादा हो, यानी कि ऐसा कोई भी पेड़ जो इस इंटेंशन के साथ लगाया गया है कि भविष्य में इसको काटा जाएगा, लकड़ी के तौर पे इसको जो है यूज किया जाएगा, तो ऐसा जो कहलाता है वो खड़ा काष्ठ है। इसको हमने अचल संपत्ति इसलिए नहीं माना कि अगर जो कभी भी खड़े काष्ठ को काटना होता तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। इतने बड़े बड़े वन हैं, जंगलात हैं, इनमें जितने भी पेड़ काटते सबका रजिस्ट्रेशन कराते। इसी तरीके से उगती हुई फसलों को भी अचल संपत्ति नहीं माना, जबकि जड़ के कारण जमीन में लगी हुई है। अगर जो उगती हुई फसलों को अचल संपत्ति मान लेते तो कोई भी फसल काटने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता। किसान हमेशा तहसील में उसके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ही बैठा रहता रजिस्ट्रार के यहाँ। कभी गन्ने का रजिस्ट्रेशन कराता, कभी ज्वार का कराता, कभी मक्का का कराता, कभी बाजरे का कराता, कभी सरसों का कराता। और इसी तरीके से घास, और अगर जो घास को भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया जाता तो जानवरों के लिए जो चारा लाते हैं एक एक पत्ता काटने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन जो है कराना पड़ता। जनरली ये हमने प्रावधानों को समझा, लेकिन अगर जो हम जानने की कोशिश करें अचल संपत्ति का, हम जो है सामान्य अर्थ लेने की कोशिश करें, इसको सामान्य अर्थों में समझने की कोशिश करें, तो हम समझेंगे कि अचल संपत्ति से तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरित करने के लिए उसकी प्रकृति को परिवर्तित करना पड़ेगा। उसकी प्रकृति को परिवर्तित किए बिना उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरित नहीं किया जा सकता। सपोज करो मेरे सामने ये दीवार है, अगर जो इस दीवार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो इसकी ईंट वगैरह अलग करनी पड़ेंगी, बिना तोड़े इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। तो जब भी आपको ये टेस्ट करना हो कि कौन सी प्रॉपर्टी अचल संपत्ति है और कौन सी प्रॉपर्टी जो है जंगम है यानी कि मूवेबल है या इमूवेबल है, तो कि अगर जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने पर क्या उसका नेचर चेंज हो रहा है, अगर जो नेचर चेंज हो रहा है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और अगर जो नेचर चेंज नहीं हो रहा तो वो जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।